नमस्कार और उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत जो फरवरी 2026 में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। नमस्कार। हम जानते हैं समय कम है और ये जो नया कॉम्पिटेंसी आधारित पैटर्न आया है उसने तनाव को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे खेल के नियम बीच में ही बदल दिए गए हों। तो आज हम किताबों के ढेर में नहीं बल्कि उन टॉप 0.1% टॉपर्स के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी ये खास पड़ताल सीबीएसई 2026 टॉपर्स के स्टडी सीक्रेट्स पर ही आधारित है। जी, और ये जानकारी 25 होनहार छात्रों पर की गई एक 6 महीने के डिटेल स्टडी पर आधारित है। ये वो छात्र हैं जिनके बारे में अनुमान है कि वे 2026 के टॉप 0.1% में होंगे। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये डेटा पर आधारित ठोस रणनीतियां हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बातचीत शुरू करते हैं। हमारा मिशन है सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो 2026 का नया पैटर्न है जहां रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को लागू करने पर जोर है, टॉपर्स इसके लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं? यहाँ एक बहुत दिलचस्प और कह सकते हैं एक फंडामेंटल फर्क सामने आता है। टॉपर्स सिलेबस को किताब के चैप्टर्स की लिस्ट की तरह नहीं देखते। अच्छा, तो फिर कैसे देखते हैं? स्टडी में शामिल 88% टॉपर्स सीबीएसई के सिलेबस को 15-20 मिनट के माइक्रो मॉड्यूल में तोड़ देते हैं। माइक्रो मॉड्यूल? हाँ, और ये मॉड्यूल चैप्टर्स पर नहीं बल्कि सीबीएसई द्वारा दिए गए ऑफिशियल वेटेज पर आधारित होते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसकी पूरी प्लानिंग। एग्जैक्टली। उदाहरण के लिए 12वीं के फिजिक्स में टॉपर्स ने अपना करीब 30% समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर लगाया। क्यों? क्योंकि उनका कुल वेटेज 23% है। वो जानते हैं कि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। और जो कम जरूरी टॉपिक्स हैं उनका क्या? वहीं जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जिसका वेटेज सिर्फ 5% है, उस पर उन्होंने सिर्फ 10% समय दिया। समझिए, मतलब ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरह है। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। 10वीं के सोशल साइंस में भी यही दिखा। टॉपर्स ने अपना ध्यान 3 और 5 नंबर वाले सवालों पर फोकस किया क्योंकि वे कुल मार्क्स का 60% हिस्सा हैं। और 1 नंबर वाले सवालों पर कम ध्यान दिया? हाँ, क्योंकि उनका वेटेज सिर्फ 10% है। ये सीधे परीक्षा के पैटर्न पर हमला करने जैसा है। ये तो हुई प्लानिंग की बात, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले, तारीखें, कॉन्सेप्ट्स, टॉपर्स इन्हें याद कैसे रखते हैं? ये तो असली चैलेंज है। इसका राज है एक्टिव लर्निंग में, पैसिव रीडिंग में नहीं। एक्टिव लर्निंग मतलब सिर्फ किताब को पढ़ना या हाईलाइट करना नहीं। स्टडी में 92% टॉपर्स ने स्पेस्ड रिट्रीवल टेक्निक का इस्तेमाल किया। 1 मिनट, 92%? ये तो लगभग सभी हो गए। जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने कस्टमाइज्ड फ्लैश कार्ड्स बनाए। फ्लैश कार्ड्स तो बहुत लोग बनाते हैं, इनमें क्या खास था? ये कोई आम फ्लैश कार्ड नहीं थे। इनमें सीबीएसई के पिछले 10 साल के सवाल, असर्शन रीजन वाले प्रश्न और फॉर्मूले लिखे होते थे। अच्छा। और उन पर मार्क्स के हिसाब से टैग लगा होता था। जैसे? ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक के लिए लाल रंग, मीडियम के लिए पीला और आसान के लिए हरा। कमाल है, मतलब रिवीजन का भी एक पूरा सिस्टम था। बिल्कुल। एक 12वीं के केमिस्ट्री टॉपर का उदाहरण है। उसने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि एक लाल टैग वाला टॉपिक था, उसे 6 हफ्तों में 12 बार रिवाइज किया। और आसान वाला? और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो हरे टैग वाला था, उसे सिर्फ 3 बार। ठीक है, और याद रखने का कोई और तरीका भी था? हाँ, एक और बहुत मजेदार तरीका था अकाउंटेबिलिटी पॉड्स। अकाउंटेबिलिटी पॉड्स, कहीं ये ग्रुप स्टडी का कोई फैंसी नाम तो नहीं? क्योंकि ज्यादातर ग्रुप स्टडी में तो पढ़ाई कम और गपशप ज्यादा होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पर ये वो क्लासिक ग्रुप स्टडी नहीं थी। 68% टॉपर्स 3-4 लोगों के छोटे ग्रुप में पढ़ते थे। तो फिर ये क्या करते थे? ये लोग टीच बैक सेशन करते थे। टीच बैक मतलब एक दूसरे को पढ़ाना? हाँ, ग्रुप का हर सदस्य एक मुश्किल टॉपिक दूसरों को समझाता था, जैसे कि वो टीचर हो। मान लीजिए 12वीं फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स। मैंने सुना है कि जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ये बिल्कुल सच है। सीबीएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे रिटेंशन 30% तक बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप सिखाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप खुद कहाँ अटके हुए हैं। तो प्लानिंग हो गई, याद रखने के तरीके भी मिल गए। अब आते हैं मॉक टेस्ट पर। हर कोई मॉक टेस्ट देता है, लेकिन अक्सर छात्र कम नंबर देखकर निराश हो जाते हैं। टॉपर्स इसे कैसे देखते हैं? और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर है। टॉपर्स के लिए मॉक टेस्ट स्कोर कार्ड नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल? जैसे डॉक्टर का एक्सरे, बिल्कुल, जो बताता है कि असली प्रॉब्लम कहाँ है।
स्टडी में 76% टॉपर्स हर हफ्ते 2-3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉक और हर रविवार को एक फुल लेंथ मॉक देते थे। लेकिन असली काम मॉक के बाद शुरू होता था। मॉक के बाद ज्यादातर लोग तो बस स्कोर देखते हैं और भूल जाते हैं। पर टॉपर्स वहीं से अपनी असली पढ़ाई शुरू करते हैं। वे एक 3 स्टेप डीब्रीफ प्रोसेस का पालन करते थे। 3 स्टेप प्रोसेस वो क्या है? पहला स्टेप, गलतियों का वर्गीकरण। वो अपनी हर गलती को 3 श्रेणियों में बांटते थे। क्या ये कॉन्सेप्ट की गलती, कॉन्सेप्चुअल थी, सिली मिस्टेक थी या टाइम मैनेजमेंट की वजह से हुई? और इससे क्या पता चला सबसे ज्यादा गलतियां किस वजह से होती थी? यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आई। लगभग 45% गलतियां सिली मिस्टेक्स होती हैं। 45%? क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद सवाल गलत हो रहे थे? जी हां, कैलकुलेशन में गलती, सवाल ठीक से ना पढ़ना, यूनिट बदलना भूल जाना। ये तो कमाल है। मतलब आधे नंबर तो बस ध्यान ना देने की वजह से कट रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला स्टेप, गलतियों को पहचानना। आगे क्या? दूसरा स्टेप था कमियों को भरना। जिस टॉपिक में गलती हुई, अगले 24 घंटों के अंदर एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर या सैंपल पेपर से उस पर 10-15 सवाल हल करते थे। तुरंत एक्शन। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप था रीटेस्ट। 48 घंटे बाद सिर्फ उन्हीं सवालों को दोबारा हल करते थे जिनमें गलती हुई थी। ताकि पक्का हो जाए कि अब वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। एग्जैक्टली। इस प्रक्रिया से 8 हफ्तों में उनकी गलतियों की दर में 40% की कमी आई। ये तो अपनी कमजोरियों पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और आदत है मार्किंग स्कीम के हिसाब से जवाब लिखना। 90% टॉपर्स अपने हर प्रैक्टिस आंसर को सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से खुद चेक करते थे। मतलब वो एक परीक्षक की तरह सोचते थे। हाँ, जैसे 10वीं के मैथ्स में 4 नंबर के सवाल में हर स्टेप का 1 नंबर होता है। टॉपर्स प्रैक्टिस में कभी भी स्टेप्स नहीं छोड़ते थे, भले ही उनका फाइनल जवाब सही क्यों ना हो। स्टडी कहती है कि यही आदत 90% और 95% स्कोर के बीच का सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। ये सारी बातें सुनकर एक बहुत बड़ा मिथक दिमाग में आ रहा है कि टॉपर्स 12-14 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं। क्या ये सच है? इससे तो कोई भी मानसिक रूप से थक जाएगा। ये सबसे बड़े मिथकों में से एक है जिसे स्टडी ने तोड़ा है। अच्छा, टॉपर्स का औसत स्टडी टाइम 8-9 घंटे था। सिर्फ 8-9 घंटे? हाँ, लेकिन उनकी फोकस एफिशिएंसी 90% थी, जबकि औसत छात्रों की 50% होती है। 90% फोकस एफिशिएंसी? ये कैसे मुमकिन है? इसका क्या राज है? इसका राज है कॉग्निटिव रेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉग्निटिव रेस्ट, ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिमाग को सही तरीके से और सही समय पर आराम देना। 72% टॉपर्स हर रात 7 या 8 घंटे की नींद लेते थे। वो इसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ठीक है, नींद तो जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ नींद की नहीं है। वे हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक लेते थे। एक्टिव ब्रेक मतलब फोन चलाना नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है। ब्रेक में टहलना, स्ट्रेचिंग करना या पानी पीना जैसी एक्टिविटी शामिल थी। स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं। सही बात है। फोन चलाने से दिमाग को आराम कहाँ मिलता है? और तो और वे हफ्ते में एक पूरा दिन, जैसे रविवार की शाम, पढ़ाई से पूरी तरह छुट्टी लेते थे। इससे बर्नआउट होने की संभावना 60% तक कम हो गई। ये तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है मेटाकॉग्निटिव जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट। मेटाकॉग्निटिव जर्नलिंग ये क्या है? ये एक तरह से अपनी पढ़ाई का सीसीटीवी कैमरा बनना है। 84% टॉपर्स एक डेली जर्नल रखते थे। और वो इस जर्नल में लिखते क्या थे? बस 3 चीजें हैं। किस टॉपिक पर कितना समय लगाया, उस पर उनकी मास्टरी का लेवल क्या है 1 से 5 के पैमाने पर, और पढ़ाई के दौरान उनका ध्यान किन चीजों से भटका। इससे क्या फायदा होता था? इससे वो खुद के कोच बन जाते थे। एक 12वीं की बायोलॉजी की छात्रा ने जब अपने जर्नल में देखा कि प्लांट फिजियोलॉजी में उसका मास्टरी लेवल सिर्फ 4.5 है, तो उसने तुरंत उस पर अपना स्टडी टाइम 2 से 3 घंटे प्रतिदिन कर दिया। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि टॉपर्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। बिल्कुल नहीं। वो बस सही रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। सिलेबस को वेटेज के हिसाब से तोड़ना, एक्टिव रिकॉल से याद करना, मॉक टेस्ट का विश्लेषण करना, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को सही आराम देना। बिल्कुल।
जैसा कि स्टडी के निष्कर्ष में कहा गया है, टॉप 0.1% छात्र सिर्फ कच्ची मेहनत पर भरोसा नहीं करते। वे सीबीएसई के 2026 के पैटर्न और मार्किंग स्कीम के अनुरूप साक्ष्य आधारित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। तो जो भी छात्र इस समय तैयारी कर रहे हैं, याद रखें 2026 का पैटर्न हार्ड वर्कर से ज़्यादा स्मार्ट वर्कर के पक्ष में है। आपने बहुत मेहनत की है और आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस स्टडी में बताया गया है कि टॉपर्स हर टॉपिक के लिए अपनी मास्टरी को 1 से 5 के पैमाने पर ट्रैक करते थे। सोचिए, अगर आप सिर्फ ये ट्रैक ना करें कि आपने क्या पढ़ा, बल्कि ये भी ट्रैक करें कि उस कॉन्सेप्ट को लागू करने में आपका आत्मविश्वास किस स्तर पर है, तो अगले हफ्ते का आपका रिवीजन प्लान कितना बदल जाएगा।